नमस्कार बच्चों। आज हम रीति संप्रदाय की प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। रीति संप्रदाय के बारे में बात करने से पहले हम रीति शब्द का अर्थ समझते हैं। रीति का अर्थ है शैली, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शैली होती है। विचारों का क्रम और लिखने का ढंग सबका अपना अलग अलग होता है, इसलिए व्यक्ति भेद से रीतियों में असंख्यकता होती है। प्राचीन काल में हम देखें कि भौगोलिक आधार पर रीति की संख्या आश्रित रही है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं, आचार्य हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में रहे, उनकी रीतियाँ भी उसी आधार पर पृथक या कहें विशिष्ट होती गई। और ये जो उनकी कहें कि एक शैली, कहने का ढंग, संप्रेषण का ढंग, यही जो विशिष्ट रहा, पृथक रहा और शिष्य परंपरा से ये आगे बढ़ता रहा। अब हम बात करें कि प्रांत प्रदेश के अंतर में जो रीति में अंतर आया और पहले वैदर्भी गौड़ी रीतियाँ स्वीकार की गई और क्रमशः बाद में वैदर्भी रीति जो प्रदेश से संबंधित अलग अलग उसमें संबंधित रही। तो ये अंतर किस तरह से हुआ? ये लिखने का, बोलने का विलक्षण ढंग, एक ऐसी पद रचना जो अपने आप में विशिष्टता लिए होती हो। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रवृत्तियों की, कि रीति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी रही। तो हम देखें कि उत्तर मध्यकाल में 1700 से 1900 तक का जो काल है वो रीति काल के रूप में, कि हम भक्ति काल, वीरता, नीति आदि पर कवियों ने अपनी रचनाएं की, लेकिन इन रचनाओं में प्रधानता है वो श्रृंगार की ही रही। रीतिकाल बहुत से विद्वानों की दृष्टि से श्रृंगार काल भी माना गया। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर अगर अपन बात करें, विशिष्टता पर अगर अपन बात करें या कहें विशेषताओं पर अगर बात करें, तो रीतिकाल की प्रवृत्तियां में हमें विविधात्मकता दिखाई देती है। काल में भक्ति, नीति, वीरता की कविताएं हैं तो श्रृंगार मुख्य रूप से है, और रीतिकाल में श्रृंगारिकता प्रमुख शक्ति बनकर आई है। ये कविता अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और कलात्मक परिस्थितियों से प्रेरणा प्राप्त करके लिखी गई है। तो इसका पहला बिंदु हम देखें तो रहा श्रृंगार रस की प्रधानता। अब देखिए कि श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल में रही कि इसमें कतिपय कवियों ने वीरता, नीति और भक्ति आदि विषय को अपनाया, पर श्रृंगार रस को भी कविताओं में और रचना में प्रमुखता से स्थान दिया। इस काल में अधिकांश कवि हम देखते हैं कि दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि होने के कारण जैसा राजा या कहें जो शासक प्रशंसक कविता है वो लिखने की परंपरा चलने लगी, और जो अलौकिक प्रेम था वो घोर श्रृंगारिक प्रेम में परिणत होता चला गया। यद्यपि राधा कृष्ण सामान्य नायक नायिका के रूप में यहाँ उपस्थित हुए। अब दूसरी प्रवृत्ति अगर हम देखें तो वो रही अलंकारिकता। भाव और कला पक्ष को प्रधानता यहाँ हमें दृष्टिगोचर होती है। कवियों ने रस विवेचन और विशेषकर श्रृंगार रस को अपनाते हुए जो रचनाएं की, काव्य की आत्मा के रूप में उन्होंने रस को प्रधान स्थान नहीं दिया, और अधिकांश कवि इस काल के अलंकारीवादी कवि थे।
पर काव्य में प्रमुख रूप से अलंकारों को स्थान दिया और भावाभिव्यक्ति को उन्होंने एक तरह से परे कर दिया। उनकी भावाभिव्यक्ति चमत्कारपूर्ण शैली के रूप में निकल के आई। अपने अलंकार ग्रंथों में अलंकारों के लक्षणों को ध्यान में रखकर उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए। रीति काव्य जो अलंकारों का एक कहें कि एक समृद्ध कोश मात्र बनकर रह गया और उसमें भाव पक्ष है वो शिथिल होते गए और कला पक्ष है वो समृद्ध होता गया। और इसी कारण जहाँ अलंकारिकता ज़्यादा थी तो स्वाभाविकता कम होती गई और कलात्मकता है वो कृत्रिमता अधिक लगने लगी। अब अगली प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं। अगली प्रवृत्ति है भक्ति एवं नीति। भक्ति एवं नीति संबंधी जो सूक्तियाँ हैं वो हमें इस काल में दिखाई देती हैं। नीति और भक्ति संबंधी जो सूक्तियों का शतक ग्रंथ में हमें दिखाई देते हैं। रस ग्रंथों में भक्ति संबंधी उक्तियों की कमी नहीं दिखाई देती है। इस युग की उक्तियों में हम देखें कि कवियों ने अनेक अपने कहें कि स्वादों से अपने ग्रंथों को भरना चाहा है। अलग अलग भावों कलाओं में इसको अभिव्यक्त करना चाहा है। जैसे बिहारी का वाक्य है कि करी बिहारी सत्सई भरी अनेकन स्वाद। तो इस युग में भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का अंग दिखाई देती है। भक्ति रस की उपासना करते हुए अनेक जो उसमें नैतिक बल हमें नहीं दिखाई देता है। सैद्धांतिकता का निषेध यद्यपि करते चलते हैं और एक तरह से कहें कि नीति और भक्ति उस काल के कवि के जीवन के अवसान का द्योतक दिखाई देते हैं। अब अगली प्रवृत्ति देखते हैं काव्य रूप। तो इस काल के जो कवि थे वो तत्कालीन राजाओं की जो उनकी मनोवृत्ति थी, रसिक वृत्ति थी, उसी को संतुष्ट करने में लगे हुए थे। और उस समय के कवि राज दरबारी वातावरण में घिरे हुए थे तो वो सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए मुक्तक शैली में काव्य रचना करते थे। प्रबंध काव्य रचना उपयुक्त नहीं थी इस दृष्टि से। तो वो है प्रबंध काव्य में जो एक धैर्य एक रसता चाहिए वो उन कवियों में नहीं थी और न श्रोताओं में थी। तो रीतिकाल में हम देखते हैं कि अधिकतर कवित्व, हरिपद, बैरवे ये छंद हमें दिखाई देते हैं, इनका प्रयोग दिखाई देता है। किंतु रीतिकालीन कवियों की जो वृत्ति अधिकतर दोहा, सवैयाँ, कवित्व में ही रमी रही और छंद जो ब्रज भाषा की प्रकृति के जो विशेष अनुकूल पड़ते थे। और इस काल में अवधी भाषा का जो बैरवे छंद भी लालित्य में हमें दिखाई दिया। और इस काल में जो कवि हैं वो चमत्कार प्रिय थे तो श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग उन्होंने किया। वीर रस की अभिव्यक्ति के लिए कवित्व और सवैया छंद के प्रयोग हुए। और इस काल में प्रबंध काव्य भी यद्यपि मिलते हैं पर मुक्त काव्य की तुलना में वो बहुत कम मिलते हैं, उनको उतना महत्व नहीं दिया गया। अब हम अगली प्रवृत्ति देखते हैं कि यहाँ हमें ब्रज भाषा की प्रधानता दिखाई देती है। ये अलंकृति प्रधान युग था और इसमें भाषा की सजावट और श्रृंगार जो कवि थे वो लालित्य के क्षेत्र में संस्कृत भाषा के बाद में हम देखें कि ब्रज भाषा का स्थान आता है। एक ये मध्य देशीय भाषा थी और ये प्रकृति से मधुर और कोमल रसों की अभिव्यक्ति लिए हुए थी। इसमें अनुप्रास, ध्वन्यात्मकता, शब्द गति, अनेकार्थता, व्यंग्य ये सब विशेषताएं हमें इस भाषा में मिलती हैं। और ब्रज भाषा में जो ब्रज भाषा के माधुर्यता है वो ही कारण रहा कि जो सभी कवि हैं, जो मुसलमान कवि हैं, बंगाल के वैष्णव भक्त कवि हैं, वो सब इसके प्रयोग में लगे। और इस समय ब्रज भाषा में विशेष निखार आता गया, मधुरता और प्रांजलता का इसमें
समावेश होता गया। अगला प्रवृत्ति है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। तो कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ चलते रहे। इस काल में रीति मुक्त कवियों ने तो जो सीधे रूप में लक्षण और उदाहरण ग्रंथ प्रस्तुत किए, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से काव्यांग संबद्धता या कहें किसी लक्षण को नहीं लिखा, पर उनके सभी उदाहरण पृष्ठभूमि में हमें दिखाई देते हैं। तो ये कवि कर्म, कर्म और आचार्य कर्म जो परस्पर, ये जो विरोधी जो धारणाएं थी, इसको इस तरह से समझे कि एक तरह आचार्यत्व का था, जो आप अपने विद्वता, अपनी अलंकारों के प्रयोग से इसको, अपनी पद रचना को अपने प्रौढ़ मस्तिष्क से इसे बोझिल करने का, या अपने ये इस चीज़ को बताने के लिए कि हम कितने विद्वान हैं, हम कितने आचार्यत्व हैं, तो आप उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पद रचना में करके उसे बोझिल बनाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ है आप अपनी विद्वता में उसमें तालमेल बिठाने का भी प्रयास कर रहे थे। तो कोमल भावनाओं को भी रखने का प्रयास इसमें किया जा रहा था। अब ये जो परस्पर विरोधी भाव थे, वो हमें रीति शास्त्रीय जो रचनाएं थी वो हमें दिखाई पड़ रही थी। यद्यपि इन राज दरबार में इस भावनात्मकता का इतना आदर नहीं था, पर सभी कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन किया, लक्षण ग्रंथों की रचना की, और यही कारण रहा कि यहाँ कला ही सबसे ज़्यादा प्रधान होती चली गई। अब हम देखें वीर रस की प्रधानता रही इस काव्य में अगले बिंदु के रूप में। तो यहाँ जो उस समय की प्रवृत्ति थी कि औरंगजेब की अत्याचार, असहिष्णुता, उसका शासनकाल जो था वो विक्षुब्ध कर रहा था समाज को। हिंदू जनता पर जो बर्बर अत्याचार हो रहे थे, उसी का परिणाम रहा कि जो सुप्त वीरात्मक प्रवृत्तियाँ थी वो पुनः जागृत हुई। गुरु गोविंद छत्सा, शिवाजी, राज सिंह, जसवंत सिंह, सेनापति, दुर्गादास वीर स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए वो खड़े हुए, जागे। वीरों में जोश उत्पन्न करने के लिए कवियों ने वीर रस से भरी कविताएं लिखी। श्रृंगार रस के साथ वीर रस का जो धारा प्रवाह हुई, वो प्रमुख रूप से उसका कारण यही रहा। भूषण, लाल, सुदन, पद्माकर आदि कवियों ने ओजस्वी भाषा में है वो वीर कविताएं हैं, वीर परक कविताएं हैं, वो राष्ट्रीय भावों को प्रखर करते हुए लिखी। अब अगली प्रवृत्ति देखें कि इसमें आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ। क्योंकि रीतिकाल कवि दरबारी थे, प्रकृति चित्रण इस युग में नायक नायिका की मानसिक दशा के लिए एक अनुकूल क्रिया दिखाई देती थी, और इसी कारण जो संयोग में मनोमुग्धकारी रूप और वियोग में विदग्ध जो शरद ऋतु 12 मासा चित्रण है वो हमें दिखाई देता है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका के मिलन के अवसर पर जो कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है वो अपने आप में अनोखा है। रीतिकालीन कवियों में सेनापति को हम प्रकृति चित्रण में काफ़ी प्रमुखता से सफलता मिली है। अगला बिंदु देखिए तो इसमें अभिव्यंजना पद्धति पर बात करें तो ये शैली जो है वो व्यक्तित्व साहित्य में सहज रूप में समाविष्ट होती चली गई कि अनुभूतियों की अभिव्यक्ति और विशिष्ट शब्दों, मुहावरों, विशेषणों, लोकोक्तियों के अभिव्यक्तिकरण के माध्यम से तत्कालीन जो कवि थे वो इनका प्रयोग करते रहे। ध्वन्यात्मक शब्दों के कहें कि माध्यम से अनुकरणात्मक, वर्णात्मक, लक्षणात्मक इस रीति में इन्होंने कहें कि चित्रोपम सौंदर्य को समाहित करते हुए अपनी बात रखी। अगली प्रवृत्ति देखें तो उसमें आएगा नारी चित्रण। जो रीतिकालीन कवि रहे हैं उन्होंने मुगल दरबार में जो विलास और अनुकरण की जो प्रवृत्ति थी, जो उनके जीवन का उद्देश्य बना हुआ था, उसमें नारी का जो रूप था विलासिनी प्रेमिका के रूप में, भोग विलास के उपकरण के रूप में, वो नारी का रूप हमें यहाँ
दिखाई दिया। मतलब नारी के शारीरिक सौंदर्य पर ही उनकी दृष्टि अधिक रही और उनकी तन ऋतु का जो अनुरागी रूप था या कहीं कामशास्त्रीय ग्रंथों के प्रभाव से वो अधिक दिखाई दिया। अब देखें अगली प्रवृत्ति जीवन दर्शन के रूप में। तो जो रीतिकालीन कवि हैं वो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो यथार्थ जीवन के प्रति गहरी उनकी अभिरुचि थी और इस काल के कवि मुख्य उद्देश्य इसे मान के चल रहे थे कि जीवन और यौवन के वास्तविक और रमणीय स्वरूप का चित्रण करना और नायिका भेद और रस निरूपण में जो चित्र उत्पन्न किए गए थे वे अतीन्द्रिय लोक नहीं, वे इसी लोक के हैं। तो प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो ये प्रवृत्तियाँ हमें रीतिकाल में दिखाई देती हैं। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि रीतिकाल की विशेषताएं क्या रही और जो तीनों रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा है उसकी विशेषता पर हम बात करेंगे।